हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि ये जून 2024 का जो क्रोनिकल है समसामयिकी पतली वाली, वो हम करवाने चल रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक करंट हम है यहाँ पर आपका करंट है 25 आपके जो 26 मार्च से 25 अप्रैल तक है। कितना? 26 मार्च से 25 अप्रैल तक यहाँ पर करंट है। देखिए, इस क्रोनिकल बुक की एक खासियत हो जाती है कि आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए और क्रोनिकल का बुक देख लीजिए, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये पतली होती है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में दिए रहते हैं। तो इस समय आपके पेपर में जो पैटर्न चल रहा है वो वन लाइनर क्वेश्चन का नहीं चल रहा है, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का चल रहा है। ठीक है, इसको पढ़िए, इसके बाद जब आपका आई दृष्टि आ जाएगा तब उसको पढ़िएगा। ठीक है, या क्रोनिकल की जो बुक आती है मतलब मोटी वाली, उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर राज्य समाचार होगा। ये हमारा करवाने का एक ही मेरा मकसद होता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे स्थान से पढ़ते हैं जहाँ पर ये क्रोनिकल बुक नहीं अवेलेबल है, वहाँ उनके आसपास नहीं अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए, वो सब मैसेज करते हैं कि सर हमारे यहाँ क्रोनिकल बुक, ये जो क्रोनिकल का करंट अफेयर है ये नहीं आता है मैगजीन। तो उन सब के लिए मैं पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं सब के लिए डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर एक बच्चा भी छूट गया तो जान लीजिए, मतलब वो अगर सोच रहा है कि हम क्रोनिकल ये मैगजीन पढ़ें, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं, सजेशन करते हैं कि आप क्रोनिकल मैगजीन पढ़िए, तो वो अगर मेरे थ्रू पढ़ रहा है तो ये हमको खुशी होगी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या, थोड़ा सा ये इसमें पेन चल गया। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बना है। पहला क्वेश्चन बना है, उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये 6 नए उत्पाद। अब उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितने उत्पाद हो गए हैं, तो अभी 75 उत्पाद हो गए हैं। ठीक है, अब कुल मिला के 75 हो गए, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया, शीर्ष स्थान पर बरकरार है। अभी पहले भी प्रथम था, अब भी प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पर आपका तमिलनाडु। तो हमारा पहले स्थान पे है, दूसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखिए, छः नए उत्पादों में तिरंगी बर्फ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चर्चा में रहा था। तिरंगी बर्फ़ी जो है उसको जीआई टैग दिया गया। ये क्या था तिरंगी बर्फ़ी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा ये तिरंगी बर्फ़ी बनाई गई थी। जब वहाँ उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा दी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक तिरंगी बर्फ़ी बना दिया। ठीक है, तो देखिए, सब अपने अपने हिसाब से मतलब वो योगदान दे रहे थे भारत की आज़ादी में। कोई बर्फ़ी से, कुछ कोई किसी से योगदान दे रहे थे। तो इसी को सरकार ने क्या किया, जीआई टैग दे दिया। कहाँ का है वो? वाराणसी का। अब देखिए, जीआई टैग के बारे में बताया गया है कि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको अभी जीआई टैग तिरंगी बर्फ़ी को दे दिया, ये लाइफ टाइम नहीं, ये सिर्फ 10 वर्षों के लिए होगी। अगर ये अपना वो सब कुछ फुलफ़िल कर लेती तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 10 वर्षों के लिए ही होगी। अब देखिए, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1979 भारत 1999 में भारत में जीआई और पंजीकरण और संरक्षण नियंत्रण करता है। अब इसका मंत्रालय कौन है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है। ठीक है, अब देखिए, 6 जो जीआई टैग, अभी तो तिरंगी बर्फ़ी के बारे में पढ़े हैं, और कौन कौन से मिले हैं। तिरंगी बर्फ़ी ये वाराणसी के है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये भी वाराणसी का है। तो दो चीज़, एक तिरंगी बर्फ़ी याद रखिए, वाराणसी का जीआई टैग है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी का है। थारू कढ़ाई, ठीक है, ये लखीमपुर खीरी का। तो जो थारू जनजाति होती हैं वो कढ़ाई उढ़ाई करती हैं, तो वो क्या होता है, उनको भी जीआई टैग दे दिया गया है। बेंत और बांस शिल्प, बासे बेंत, बासे बांस और बासे बरेली। तो बेंत और बांस शिल्प कहाँ का जीआई टैग है? ये
बरेली का। अब जरदोजी शिल्प कहाँ का है? बरेली का। तो जरदोजी शिल्प अभी जो जीआई टैग मिला वो कहाँ से है? तो ये बरेली अब बताएंगे, ठीक है। और ये बेंत बांस ये भी बरेली बताएंगे। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल कहाँ का? पिलखुआ हापुड़ बताएंगे। तो हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल कहाँ का? पिलखुआ हापुड़ का। अब देखिए यहाँ पर नईमा खातून एमयू की पहली महिला कुलपति बनी है। कौन? नईमा खातून एमयू की पहली महिला कुलपति बनी है। हाल ही में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? नईमा खातून को। बहुत इंपॉर्टेंट है नईमा खातून। किसके? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। बस अभी देखिए इनका प्रोफेसर खातून का ये अब देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यरत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी देने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की। इनका 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले होगा उनको कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बस इतना याद रख लीजिए। और कौन सा है? ये देखिए यूपीपीसीएल है। यूपीपीसीएल से संबंधित यूपीपीसीएल द्वारा 11 राज्यों से 5,500 कितना मिलियन यूनिट, ठीक है, बिजली की खरीद होगी। तो याद रखिएगा मिलियन यूनिट, 5,500 मिलियन यूनिट 11 राज्यों से बिजली की खरीद की जाएगी। बस इसमें इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर भी 2000 इसमें कितना है, सिर्फ एक चीज़ और याद रख लीजिए यहाँ पर कि ये कौन करेगा, ठीक है। कौन? उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने पावर बैंकों के माध्यम से, किसके बैंकों के? पावर बैंकों के माध्यम से ये किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, खपत भी बढ़ रही है, यूपी के पावर बैंकिंग राज्य साझेदारी में, अब देखिए यूपी के पावर बैंकिंग राज्य साझेदारी में यहीं से यूपी खरीद सकता है। मध्य प्रदेश से खरीदेगा, राजस्थान से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। तो यूपी के पावर बैंकिंग राज्य साझेदारी में कौन कौन से शामिल है? इतने राज्य शामिल हैं, ठीक है, याद रख लीजिए। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर भारत ने उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई करनी है तो इसमें से यूपी पावर बैंकिंग में कौन से साझेदारी राज्य हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2024 तक 31,000 मेगावाट और 2028 तक 53,000 हो जाता है, ठीक है, की खपत पहुंचने की संभावना है 2028 तक। तो इतना सब याद देख लीजिएगा, बस इतना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक, इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जो भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल के वरिष्ठ और कृषि अधिकारी शामिल हैं। इसमें कौन कौन शामिल हैं? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये IRRI के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली, ठीक, इनके द्वारा की गई। अब देखिए बस इतना ही याद रखिए। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, बैठक के दौरान वर्ष 2024 में कुल मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम वो कम मीथेन उत्सर्जन, गुणवत्ता और पौष्टिक उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो अभी चावल उगाया जाएगा उसमें मीथेन की उत्सर्जन कम हो, वैसे चावल की वैरायटी लाया जाए, ठीक है। अब देखिए इधर देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में दिया गया है, ये इसके बारे में देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, जैसे आपको पूरा पढ़ना होगा तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना लिखा गया है। वाराणसी में स्थित IRRI एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी अनुसंधान शैक्षणिक संस्थान है। तो IRRI कहाँ है? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1960 के फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। बस 1960 में वाराणसी में, बस इतना याद रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, AFMS और IIT कानपुर के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुई है, बस इतना याद रखिए। बस एक थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने भारतीय प्रौद्योगिकी IIT और कानपुर और सहयोगात्मक अनुसंधान परिषद के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बस ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, AIOI तकनीक उकनीक यही सब किया जाएगा, ठीक है। किसके, AFMS और IIT कानपुर में, ठीक है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AMS का फुल फॉर्म होता है, और IIT कानपुर जानते ही हैं। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में सूर्य तिलक, एक आप न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे देखे होंगे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनके माथे पे वो क्या कहते हैं, सूर्य की रोशनी, मतलब ये जो मिरर होता है उसको उसके थ्रू इधर उधर परिवर्तित करके लाया गया था, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि सूर्य तिलक परियोजना, तो 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी थी। उसी दिन सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह का आयोजन किया गया। इस श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी की किरण डाली गई। बस अब देखिए ये कौन कौन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बंगलोर ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्व, मतलब इन्हीं को बताया गया था। अब क्या उसमें कोई नेता थोड़ी आएगा उसको करने, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ये सब, कहाँ कहाँ मिरर लगेगा, ये तो कोई संस्था ही करेगी। तो यही संस्था कर रही थी, ठीक है। ये कब हुआ था सूर्य तिलक समारोह, ये कहाँ आयोजित हुआ था, अयोध्या में आयोजित हुआ था, इतना याद रखिएगा। और रामनवमी के दिन आयोजित हुआ था, 17 अप्रैल को आयोजित हुआ था। कौन आयोजित करने में महत्वपूर्ण हुआ, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलोर। ये इतना याद करिए बस, और कुछ मत याद करिए। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया था, 4 दर्पण 2 लेंसों का डिजाइन सूर्य तिलक के लिए निष्पादित कर किया गया था, ठीक है। तो यही सब बताया गया है क्या क्या उसमें लगा था। अब देखिए यहाँ पर DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास। तो याद रखिएगा, अगर पूछे सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किसने किया, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान DMSRD देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्वक विकसित किया, ठीक है। बस इतना गोला बारूद से सुरक्षा करने में भी यह सक्षम होगा। बस इतना याद रखिए, बस कौन किया, तो ये ये DRDO की है एक संस्था है, ठीक है, उसी ने यह किया, कानपुर में है, ठीक है। अगर आपको यह देखिए यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका उससे है कार्य, गैर धातु सामग्री पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट इलास्टोमर्स कार्बोनियस नैनो सामग्री स्टील्थ सामग्री सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट छत्रावरण वस्त्र आदि शामिल हैं। बस यही सब याद है। अब देखिए ये सब उत्तर प्रदेश के करंट थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन करंट है एक बार हम फिर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 GI टैग मिले हैं, ठीक है, ये 6 GI टैग याद रख लीजिएगा। नाइमा खातून एमओ की पहली महिला कुलपति बन गई हैं, ये याद रखिएगा। और UPPCL 11 राज्यों से 5,500 मेगा यूनिट बिजली, मिलियन यूनिट बिजली की खरीद करेगा। और वाराणसी में जो SISARC की बैठक हो गई, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिए। AFMS और IIT कानपुर के मध्य, मतलब AIOI के बीच समझौता किया गया। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना आया, ठीक है, रामनवमी के दिन। ये और ये DMSRD और कानपुर के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब ये जो इसके द्वारा कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकास किया गया, इसी DMSRD के द्वारा। अब देखिए बस, अब देखिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं, थोड़ी इतना ही है बस, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2027-28 तक मक्के का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रही है। वर्तमान में विभिन्न फसल मौसमों रबी खरीफ जायद में राज्य का मक्का उत्पादन कितना है, 8,30,000 हेक्टेयर से 2.212 मिलियन टन होने का अनुमान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
ये दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अपने पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का अनावरण किया गया, जो चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पर स्थित है। तो अगर आप लोग अगर कोई वहाँ से होगा, प्लीज़ एक बार जाइएगा, क्योंकि अगर एक बार चले जाएंगे तो फिर दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उन सबको ज़रूर कोई चीज़ रिकमेंड करता हूँ जो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका घर वहाँ से 1 से 2 3 4 5 5 किलोमीटर के अंदर है। वो सब जो भी चीज़ फेमस है, जैसे तिरंगी बर्फ़ी कहाँ का है आपका, तिरंगा वाला बर्फ़ी वाराणसी का है। जो लोग वाराणसी से होंगे एक बार वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, खाएंगे कैसा है आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग वहाँ से होंगे यहाँ पर ज़रूर जाएंगे, और जो लोग कभी मन बनाए हैं जाने का वो यहाँ पर स्काई ब्रिज जाके घूमेंगे। कहाँ है, चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पर स्थित है। प्रयागराज में 23 वर्षीय जिम्नास्ट मोहम्मद अनस ने मई 2024 में उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है। एशियन चैंपियनशिप एक ओलंपिक गेम क्वालिफाइंग राउंड है। अब देखिए एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, मोहम्मद अनस ये मतलब किस खेल से संबंधित, तो ये जिम्नास्ट हैं, बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद अनस का दे सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो खिलाड़ी फेमस है उसके खेल कौन सा है, तो मोहम्मद अनस जिम्नास्ट है। अब देखिए यहाँ लिखा गया 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीरीज के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। ठीक है, ये भी याद है, जीवन में मदद करने के। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद सीएसटी के इनोवेशन सेल द्वारा सीएसटी यूपी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अनुदान 2023-24 के तहत 27 अप्रैल 2024 को इंदिरा गांधी तारामंडल विज्ञान भवन लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 18 अप्रैल 2024 को विशाल भारत संस्थान ने रामपंथ के सहयोग से रामनवमी के अवसर पर श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया। श्री राम देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 18 अप्रैल 2024 को विशाल भारत संस्थान ने रामपंथ के सहयोग से रामनवमी के अवसर पर श्री राम परिवार भक्त आंदोलन शुरू किया। आंदोलन की शुरुआत वाराणसी के लमही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई। कैसे, वाराणसी के लमही गांव से आयोजित महादीक्षा संस्कार से हुई। अब देखिए उत्तर प्रदेश का हो गया, अब चलते हैं बिहार का पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी वाले भी वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले भी बीपीएससी का फॉर्म भरते होंगे, तो देख लीजिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए बिहार में एशियाई जलपक्षी जनगणना हुई। कौन सी जनगणना, सब कुछ यहीं होती है, चाहे जाति जनगणना हो, कुछ भी हो, बिहार आगे रहता है। हाल में बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई जलपक्षी जनगणना एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC आयोजित की गई। ठीक है, कहाँ पर, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर जिलों में। यह जनगणना दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें 20 प्रजातियों 5,538 जलपक्षियों की पहचान की गई। उनकी आबादी 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई। नवादा जिलों में यह सर्वेक्षण हरदिया बांध में किया गया, जहां 47 प्रजातियों और 1,425 जलपक्षी पाए गए। ठीक है, बस ये सब उसी का गणना है, इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं पूछेगा। अब देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको इतना तो देखा, इतना हो गया, आप वीडियो पॉज करके अगर आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और बहाली के लिए समर्पित है। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 1954 में इंटरनेशनल वाटर फाउल और वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो के रूप में की गई। वर्ष 1996 में वेटलैंड इंटरनेशनल बन गया। ठीक है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल की इसमें बात हो रही है, वो वाला वेटलैंड नहीं। ठीक है, ईरान वाला, रामसर वाला, तो ये आप याद रखिएगा।
जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। ठीक है। बिहार सरकार के आवश्यक सहयोग से विश्वविद्यालय 11 जिलों के 14 कृषि विज्ञान केंद्रों में नवीनतम तकनीकों और उन्नत बीजों पर शोध कर रहा है जो बदलती जलवायु परिस्थिति के अनुकूल हो सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए इस परियोजना मुजफ्फरनगर, दरभंगा, ये मधुबनी, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय, सीतामढ़ी जैसे किसानों की लागत को नुकसान को कम करने के लिए उनके उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है। तो जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना। और देखिए यहाँ पर शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति। ठीक है। तो शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले बिहार विश्व आर्थिक मंच द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर, याद रखिएगा, शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया। 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसको नामित किया गया? शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर, ये इन्हीं को नामित किया गया। ठीक है, शरद सागर को। इस प्रसिद्ध पद को चुने जाने में भारत के सबसे कम उम्र के बिहार के पहले ये व्यक्ति बने हैं। तो शरद सागर के बारे में याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच 2024 को युवा वैश्विक नेता के रूप में सागर 6 से 8 मई 2024 स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय में युवा वैश्विक नेताओं के वेलकम स्ट्रीट में शामिल होंगे। ठीक है। सीवान जिले के जीरादेई में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने 2008 के राष्ट्रीय डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। ठीक है। 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय थे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इनकी हुई है। ठीक है, 16 साल की मात्र की उम्र में। ठीक है। तो लोग कहते हैं बिहार पिछड़ा है, बिहार देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गया, व्हाइट हाउस तक पहुँच गया है। SVGN और IIT पटना के मध्य समझौता ज्ञापन। ठीक है, ये तो बस इतना ही याद रख लीजिए, किसके किसके मध्य? सतलुज जल विद्युत निगम ने अपनी सुंदर परियोजनाओं के लिए उन्नत भू वैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, ठीक है, SVGN और IIT पटना, ठीक है, यहाँ कुछ मैं और पढ़ रहा था क्या, SVGN और IIT पटना के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, IIT पटना के मध्य समझौता हुआ है उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए। बस इतना ही याद रखिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही करंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो SVGN सतलुज जल विद्युत निगम और IIT पटना के मध्य भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। बस इतना। बरौनी थर्मल पावर स्टेज फर्स्ट अस्थायी रूप से बंद। अब देखिए यहाँ क्या याद करना है कि बरौनी थर्मल पावर किस राज्य में है, तो वो बिहार में। अभी आपके जो RO का पेपर हुआ था उसमें ऐसे पूछा गया था कि ये पावर कहाँ पर, वो पावर कहाँ पर, तो बरौनी कहाँ पर है? बिहार में है। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने अपने 220 मेगावाट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन फेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बस इतना याद रखिए, बिहार का बरौनी कहाँ? बिहार में, फेज 1 बंद कर दिया गया। बस अब देखिए बिहार के अन्य महत्वपूर्ण, ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व टेलीकॉम डेंसिटी में सबसे निचले स्थान पर है। राज्य का दूरसंचार घनत्व 56.6% है। तो मतलब अगर पूछे कि दूरसंचार घनत्व सबसे कम किसका है, तो इसी का है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के पहलवान शुभम कुमार, अभी तक सागर थे, अब शुभम आ गए हैं, 97 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। 7 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIM बोधगया के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIM बोधगया के छठे दीक्षांत
समारोह संबोधित किया। उन्होंने युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत का एक विकसित देश बनाने का हिस्सा बनाने आग्रह किया। ठीक है, कहें कि 2047 तक आप विकसित देश बना दीजिए। अब यहाँ क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष और वित्त अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10,372.86 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिहार हो गया। अब देखिए अन्य राज्यों का, यहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक है, क्रोनिकल ये ऐसे ही होता है, पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, इसके बाद अन्य राज्यों का भी ख़त्म कर देता है, इसके बाद फिर दूसरा पेज राष्ट्रीय आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी को लागू करने में अग्रणी। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी है, तो इतना ही याद रखिएगा। ग्रीन क्रेडिट ये प्रोग्राम एक बाजार आधारित प्रोग्राम है। ठीक है, जो व्यक्तियों को, कंपनियों, समुदायों और निजी क्षेत्रों के लोगों को स्वैच्छिक पर्यावरण के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन और पेड़ लगाने की जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा कब की गई थी, ये भी याद रखिएगा। कब की गई थी, 13 अक्टूबर 2023 को इसमें। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही सब था कि वन, जलवायु, पर्यावरण से रिलेटेड ही इसका पूरा जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, पेड़ लगाना, इसी सबको प्रोत्साहित किया जाता था। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पहले बार कहाँ पर अग्रणी लागू किया, मध्य प्रदेश में। अब देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा देगा। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण IWAI और गुजरात सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। बस इतना ही याद रखिएगा। एक यहाँ याद करिए, क्रूज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्मक धाम स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एकात्मक मतलब धाम कहाँ है, स्टैचू ऑफ वननेस, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। तो ठीक है, ये आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है। शुरू होने वाला गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो गुजरात के केवड़िया में क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यात्रा करने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से शुरू होने, ये स्टैचू ऑफ वननेस और केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी, बस ये सब देख लीजिएगा, उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। भोजशाला परिषद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो इसके बारे में देख लीजिए। 29 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विवादित मध्ययुगीन भोजशाला मंदिर कमाल मैला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को 8 और सप्ताह का समय दिया है। ठीक है, तो उसी के बारे में है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आता, ये न्यूज आता, ये यहाँ पढ़ लीजिए। ऐसा मत है कि एक हिंदू राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में वाघ देवी मूर्ति स्थापित की थी। तो राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में वाघ देवी मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, राजस्थान के बारे में न्यूज क्या है, C. और IIT जोधपुर के मध्य समझौता। ठीक है, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग C. और दूरसंचार के विभाग में समझौता हुआ है। बस किसके लिए, AI का उपयोग करने के लिए, क्योंकि अब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी लोग सोच रहे हैं कि हम AI का उपयोग करें। बस यही है, AI के लिए IIT जोधपुर और C. के मध्य समझौता। कुछ यहाँ पर है फैक्ट वाला, नहीं, ये कहाँ गया, नहीं कुछ कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर असम का देख लेते हैं न्यूज। असम का न्यूज क्या कह रहा है, असम का न्यूज कह रहा है, ये अच्छा है। ठीक है, ये यहाँ से पूछ सकता है।
असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिला है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मिला था, असम के भी मिल गया है। तो देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। बिहू ढोल, बिहू के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक ढोल, जो बिहू होता है उसके दौरान बजाया जाने वाला जो पारंपरिक ढोल होता है। जापी, एक पारंपरिक बांस टोपी, जापी क्या होता है, बांस टोपी, एक पारंपरिक बांस टोपी। नहीं तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि बांसी क्या है, तो एक पारंपरिक बांस टोपी है। बिहू टोल क्या है, बजाया जाने वाला पारंपरिक ढोल। और सरथे बारी बेल मेटल शिल्प सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को जीआई टैग दिए गए। ठीक है। असम अस्सरी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, असम पानी मटका क्राफ्ट और असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स अन्य उत्पाद जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन 2022 से किए गए थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक गुवाहाटी के समर्थन से पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जीआई विशेषज्ञ की सहायता से पारंपरिक शिल्पों को 6 प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किए गए। ये उत्पाद लगभग 1 लाख और सीधे आजीविका का थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्य, त्रिपुरा का माता बारी पेड़ा और पचरा जीआई टैग। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिपुरा का माता बारी पेड़ा और पचरा जीआई टैग। त्रिपुरा की 2 वस्तुएं, माता बारी पेड़ा एक डेयरी आधारित मिष्ठान है, माता बारी पेड़ा। ठीक है, बहुत, अब मैं नहीं खाया हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा होगा तभी इसको मिला है जीआई टैग। और पचरा क्या है, राज्य के स्वदेशी समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा पचरा होता है। ठीक है, इसको भौगोलिक संकेतक मिला है। ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा क्या है, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। देख लेते हैं थोड़ा सा। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर भारत की 91वीं शक्तिपीठ है। तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर भारत की 91वीं शक्तिपीठ है। कभी जाइएगा तो मंदिर अंदर घूमिएगा त्रिपुरी वाला। रिगनाई पचरा, तो रिगनाई पचरा आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है। रिगनाई पचरा वस्त्र जो महिलाओं और सामग्रियों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक दिए गए पारंपरिक हाथ से बुने हुए परिधान है। तो अभी क्या पढ़े हैं, 2 चीज़, त्रिपुरा का याद कर लिया, माता बाड़ी पेड़ा और पचरा को जीआई टैग मिला है, बस। ये भी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के रिसा, जो राज्य के स्वदेशी समुदाय द्वारा पहने जाने हाथ से बुना कपड़ा है, को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, रिसा। त्रिपुरा में बुरू प्रवासियों द्वारा मतदान। अब देखिए ये बुरू प्रवासी कहाँ रहते हैं, तो ये त्रिपुरा में, याद रखिएगा। केंद्र सरकार त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकारों और 2020 ठीक है में बुरू प्रवासियों के बीच चतुर्पक्षीय समझौते का अस्थायी रूप से पुनर्वासित होने के बाद त्रिपुरा में बसे बुरू प्रवासियों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार लोकसभा चुनाव का मतदान किया। तो ये याद रखिएगा, 2 सोम्पेन जनजातियों ने भी किया था और यहाँ के भी बुरू प्रवासियों ने भी किया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि मौसम चल रहा है चुनाव का, तो चुनाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा पेपर में, चाहे देख के आइएगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप देखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ आप कहेंगे हाँ सही बोल रहे थे। बुरू शरणार्थी 1997 में अपने मूल स्थान मिजोरम में हिंसा से भागे। उन्होंने इससे पहले त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम में हिंसा से भाग गए थे। ठीक है, बुरू शरणार्थी कहाँ पे चले गए थे, त्रिपुरा में। 1997 मूल स्थान मिजोरम से, तो पहले कहाँ रहते थे ये बुरू, मिजोरम में रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में भाग लिया। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 9, 14 और 19 में बुरू प्रवासी मिजोरम के मतदाता के रूप में मतदान किया था। बुरू और रेयांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं, जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर, ये बुरू और रेयांग समुदाय कहाँ के,
भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं और असम में रहते हैं। चलते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलियारा तितली की खोज। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से नेप्टिस फिलायारा तितली की खोज की गई है। हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्टिस फिलारा नामक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई। किसकी? नेप्टिस फिलारा नामक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई। इसे आमतौर पर लंबी धारी नाविक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बस इतना। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जिले में आपातानी संस्कृत भवन के निकट। तो ये याद रखिएगा, टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तितली के बारे में मान लीजिए नहीं पूछा तो टेल वैली पूछ लिया। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में आपातानी संस्कृत भूदस के निकट स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य में पोंगे, सिपू, कोरिंग, सुबनसिरी जैसी नदियाँ होकर बहती है। तो कौन कौन सी? पोंगे, सिपू, कोरिंग और सुबनसिरी नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो सुबनसिरी नदी किस टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है। लोंगटे पर्व, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति, न्यासी ट्राइब द्वारा हाल ही में लोंगटे पर्व को मनाया गया। कौन सा पर्व? लोंगटे। जैसे जब मैं पढ़ाऊँ ना तो कुछ कुछ चीज़ें आप नोट किया करिए, एक कॉपी रख लीजिए। कुछ कुछ चीज़ें अब जैसे लोंगटे के आगे अरुणाचल प्रदेश लिख दीजिए, बस कभी आप आ जाएगा। जब रिवीजन करेंगे तो लोंगटे अरुणाचल प्रदेश, या जो स्टिक नोट्स होता है जो आप थोड़ा थोड़ा उसमें लिखा करिए। लोंगटे कहाँ है? इसमें बुरुक, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे तभी आपका जैसे ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अभी मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में अगर नहीं वीडियो देख पाए तो भूल जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो पशु बल के लिए निषेध के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़े जातीय समूह के रूप में न्यासी समुदाय को एक सांस्कृतिक विरासत है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय उत्सवों में लोसर महोत्सव। ठीक है, कहाँ पर? लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। तो तोगार महोत्सव, साका दावा, नोकुम यूलो त्यौहार आदि शामिल हैं। तो लोसर ये इधर मतलब जितना तिब्बत वाला एरिया है वहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा तो हम तो सिक्किम पढ़े हैं, भूटान पढ़े हैं, तिब्बत में ये नेपाल पढ़े हैं, नहीं। जितना भी आपका जो ये एरिया है मतलब पूरा जो तिब्बत वाला एरिया है उसी सब वहीं पर लोसर मनाया जाता है। ठीक है, लोसर लद्दाख में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो जहाँ पर तिब्बती धर्मगुरु रहते हैं मतलब वहीं पर ये सब त्यौहार तो अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं तो वहीं पर भी मनाया जाता है। तो लोसर, तोंग्या, साका यहाँ पर। अब देखिए दक्षिण भारतीय राज्य के बारे में। केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, तो केरल में कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का है, तो याद कर लीजिए। केरल में अडानी समूह ने विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में स्वचालित करने को मंजूरी दी गई है, मंजूरी मिल गई। इस पोर्ट के माध्यम से अब जहाज़ों के बीच कार्गो का स्थानांतरण की सुविधा मिलेगा। पत्तन पोत परिवहन जहाजरानी मंत्रालय की मंजूरी सीमा शुल्क विभाग के बंदरगाह कार्यक्रम है। बस अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 2000 ने दिसंबर 2015 में केरल में विंजम अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट परियोजना शुरू की थी। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा कि केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट खुला। ठीक है, अब देखिए त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव 20 अप्रैल 2024 को केरल के त्रिशूल जिले के थेक्कीकुंड मैदानम में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया। त्रिशूल पूरम केरल की समृद्ध संस्कृति का और आध्यात्मिक का मिश्रण है। वर्तमान में यह विश्व में भर में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मंदिर त्योहारों में से एक है। ठीक है, त्रिशूल पूरम उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है केरल का। त्रिशूल पूरम दिवस पर मनाया जाता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। पूरम तारे के साथ
ठीक है। तो इसीलिए त्रिशूरपुरम कहा जाता है, जब चंद्रमा पूरम सारे के साथ होता है। कोचीन के शासक थम्पुरन ने त्रिशूरपुरम की शुरुआत की थी। तो कोचीन के शासक थम्पुरम ने 1790 से 1805 तक त्रिशूरपुरम की शुरुआत की थी। लक्ष्मण तीर्थ नदी, भीषण सूखे की स्थिति से भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी अब पूरी तरह से सूख गई है। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कोडागु कुर्गू जिले कर्नाटक से निकलती और पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। यह कृष्णा राज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लक्ष्मण तीर्थ नदी, क्योंकि अभी ये कावेरी नदी की जो सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये सूख गई है। तो कई जानवरों का जो पानी के लिए आदमी तो कहीं से ढूंढ ही लेगा, लेकिन जानवर बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको। ठीक है। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी कहाँ पर? कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह से जो सूख गई है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कोडागु कुर्गू जिलों कर्नाटक से निकलती हुई पूर्व की ओर बहती है, मतलब इस साइड बहती है। यह कृष्णराज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। कहाँ पर? कृष्णराज सागर झील में कावेरी नदी में मिलती है। लक्ष्मण तीर्थ झरना इप्पू झरना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में है। केरल की सीमा पर नदी पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध ताजे पानी का झरना है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के चेरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखलाओं की ताला कावेरी 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह तमिलनाडु को मयिलामुदुथुराई जिले में पूमपुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में उगादी तेलुगु नववर्ष। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें से लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 अप्रैल 2024 को आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष का प्रतीक हिंदू त्यौहार उगदी व्यापक उत्सव के साथ मनाया गया। ठीक है। इसमें क्या क्या है? बसंत के आगमन का प्रतीक है ये। बस यह आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है उगदी। बस ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगदी नहीं उगादी त्यौहार मनाया जाता है। तेलुगु नववर्ष है। तो आपसे पूछ सकता है कि तेलुगु नववर्ष त्यौहार कौन है? तो उगादी है। आर्ट और कल्चर भी आपके पेपर में है। तो आप जब जैसे मान लीजिए मेंस लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ गया त्यौहार वहार से रिलेटेड, तो ये सब फैक्ट डाल सकते हैं कि उगादी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला एक नववर्ष त्यौहार है। तो वहाँ पर एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोम्पेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान। तो सोम्पेन जनजाति कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है ये तो आप भी जानते होंगे। प्लीज़ जो लोग नए होंगे वो लाइक वाइक कर देंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम डेली आपको करंट ये वीडियो नहीं लाते हैं। सिर्फ मैगजीन जो होती है, चाहे वो घटना चक्र हो चाहे क्रॉनिकल हो, ये दोनों मैगजीन हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में सोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों और 26 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोम्पेन जनजाति को भारत सरकार ने 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में वर्गीकृत किया। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। कौन? सोम्पेन। तो सोम्पेन जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय PVTG के रूप में वर्गीकृत हैं। तो अंडमान निकोबार में ये हैं। अब देखिए ये जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अंदर सोम्पेन जनजाति की जनसंख्या 229 है। तो मतलब इंक्रीज करने की ज़रूरत है इनकी जनसंख्या को। अंडमान और निकोबार में केवल 1 लोकसभा सीट है। तो अंडमान निकोबार में कितनी लोकसभा सीट है? 1 लोकसभा सीट है। सोम्पेन जनजाति को उनकी भाषा में माथियास, एक निकोबारी आदिवासी युवा, क्या कहा जाता है? माथियास। तो याद रखिएगा माथियास नामक एक दुभाषिया द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।
ठीक है। तो सोम्पेन जनजातियों को उनकी भाषा में माथियास, एक निकोबारी आदिवासी युवा नामक एक दुभाषिया द्वारा सहायता प्रदान की गई थी उसमें। ठीक है, यहाँ पर कितनी लोकसभा सीट है? 1 लोकसभा सीट है। सोम्पेन जनजाति कहाँ? अंडमान निकोबार, मतलब वही जो बंगाल के खाड़ी में आपका उसके आसपास है, इंडोनेशिया के, वही। ठीक है, सोम्पेन जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है सोम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार। अब देखिए पूरा निचोड़ है ये, इसके बाद ख़त्म आपका। ठीक है, अब निचोड़ देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ निचोड़ है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHAIL ने स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। पंजाब द्वारा चुनाव संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट बूथ रास्ता लॉन्च की गई। राजस्थान खान और भूविज्ञान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान राजस्व बढ़ाने के लिए एक रणनीति विकसित की। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से लाई गई एक जोड़ी पुंगनूर गायों का स्वागत किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से लाई गई जोड़ी पुंगनूर गाय। ये पुंगनूर गाय जानते क्या होते? एक बार मोदी जी जब फोटो उनकी आई थी तो घास खिला रहे थे। ठीक है, मतलब उस वो मतलब उन छोटी छोटी जो गाय होती हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है, वही पुंगनूर गाय है। यह विश्व की कुबड़ वाली मांसपेशियों वाली छोटी नस्ल की होती हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर स्थानीय लोगों की सहायता के प्रति जागरूक करती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग DHE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपना चौथा वर्ष शुरू करने वाले स्नातक छात्रों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पर स्थित विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को तूफान के कारण गंभीर क्षति हुई है। ठीक है, कहाँ पर है ओमकारेश्वर बांध? खंडवा जिले में, ये याद रखिए। ठीक है, क्षति हुई है ये नहीं पूछेगा ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर है? कहाँ पर है? खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए साहित्य अकादमी में के वित्त खुमन प्रकाश सिंह वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला और संस्कृत फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। 24 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में स्थित 1500 मेगावाट के नापथा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में 10 से 15 मीटर लंबे सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज की है। सौर ऊर्जा मॉड्यूल विनिर्माता इंडोसोल सोलर ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पहली पूरी तरह से एकीकृत क्वार्ट्ज सोलर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना प्रारंभिक चरण में PV मॉड्यूल का उत्पादन शुरू कर दिया गया। निर्वाचन आयोग की व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पहल के लिए लोकतंत्र की साइक्लोथॉन का आयोजन 7 अप्रैल 2024 को अगरतला त्रिपुरा में किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आज जितना आपका क्रॉनिकल मैगजीन में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे सब कुछ ही हो गया है। एक बार 48 मिनट का वीडियो है, एक बार अगर आपको दोबारा इसको रिकॉल करना होगा तो टू की स्पीड में देख लीजिएगा, 24-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। अगर एक बार में आ जाता है तो कोई बात नहीं तो एक बार और, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होता है ना, तो थ्योरी पार्ट में थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अभी वो मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता तो आप जल्दी से कर लेते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर और कर दिया करिए, बता दिया करिए अपने दोस्तों में कि यहाँ पर
क्रॉनिकल मैगजीन जो आई है, आती है हर महीने, वो करवाया जाता है। ठीक है, हमने इसके मई का करवा दिया है, उसको जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ये जून का चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।